गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बट इसके कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं केमिस्ट्री में, है ना। शुरुआत यहाँ से है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आज बच्चों मेरे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना। एनसीईआरटी आप लोग रख लीजिए अपने पास और वहाँ से अंडरलाइन करते चलिएगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉल्ड हॉफमैन, है ना। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऊपर की साइड आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनका ये कहना था जो केमिस्ट्री है ना वो साइंस है मॉलिक्यूल की एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। असली में केमिस्ट्री का लेना देना सिर्फ 100 एलिमेंट से नहीं है, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके बारे में नहीं है, उनसे बनने वाले वो मॉलिक्यूल जो इनफाइनाइट नंबर में है उनके बारे में है, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे है, वो रिएक्शन कैसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन दी सर किसने, सर रॉल्ड हॉफमैन ने, वो उन्होंने ये कहा कि जो केमिस्ट्री है ना बच्चों, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिक डेफिनेशन दी गई। मेरी बात समझे ना। शुरुआत में ये माना गया कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस है किनकी, मॉलिक्यूल की एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सर रॉल्ड हॉफमैन ने ये डेफिनेशन दी थी, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंट्रोडक्शन है। असली में बेसिक है क्या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम लोग मैटर, उनकी कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमें मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करना है। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब हम केमिस्ट्री में करते क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन लिखा जाए, डेफिनेशन एक और लिखी जाए, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ matter, its composition and its properties। मतलब केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में कहते हैं। अच्छा एक चीज और कह सकते हैं, केमिस्ट्री को ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो हर कोई मैटर जो है ना, हर मैटर जो है ना बच्चों, हर मैटर जो है ना वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, नहीं कह सकते। अच्छा हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है, हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि हर मैटर किससे मिलके बना है, हर मैटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, सबसे बेसिक जो यूनिट है वो एटम ही तो है। केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। समझो नहीं बोल सकते। अच्छा ये बताओ, एटम जो है एंड मॉलिक्यूल जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना किसी भी एटम की, उसकी मैटर की। हर मैटर जो सबसे छोटा, हर मैटर किससे मिलके बना हुआ है, एटम से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ये सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की, सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की, सबसे बेसिक यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों ये किसी भी मैटर की। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सर रॉल्ड हॉफमैन ने क्या कहा था, रॉल्ड हॉफमैन ने कहा था, जो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई थी कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस है मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब केमिस्ट्री का लेना देना सिर्फ 100 एलिमेंट से नहीं है, केमिस्ट्री का लेना देना इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से है जो इन एलिमेंट से मिलकर बने हैं। उनकी स्टडी करनी है, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ मुझे, केमिस्ट्री में जो टोटली केमिस्ट्री की जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। बेटा साइंस को इंसान ने
अपने बेनिफिट के हिसाब से उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके, इसलिए उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे साइंस को केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया, साइंस को फिजिक्स में डिवाइड कर दिया गया, साइंस को जूलॉजी में डिवाइड कर दिया गया, साइंस को बॉटनी में डिवाइड कर दिया गया, साइंस को बायोलॉजी में डिवाइड कर दिया गया। तो ये इंसान ने साइंस को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए उसको अलग अलग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लिया। उसमें केमिस्ट्री क्या है, जो केमिस्ट्री है वो साइंस ऑफ मैटर है एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टी है। तो हम मैटर की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और हर मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो एटम है एंड मॉलिक्यूल है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है वो साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल है ना। इतना पोर्शन तो हमारा बेसिक में आता है, इतना पोर्शन तो हमारा बेसिक में आता है, लेकिन नोट करते चलना, सही में नोट करते चलना। बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक है। आज तो इंट्रोडक्शन है, लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में पूरा एनसीईआरटी 1 to 1 आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेक्चर 1 है। अब सबसे पहले मेरी एक और चीज समझो, यहां तक की बात हो गई। अब जरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होना है, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी रिएक्शन है। मिल्क का कर्ड में चेंज होना, आप डाल देते हो ना मिल्क में नींबू डाल देते हो, मिल्क में अगर आप नींबू डाल देते हो या मिल्क में आप थोड़ा सा दही मिला देते हो तो कर्ड में चेंज हो जाता है, ये भी केमिस्ट्री है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिस्ट्री है। आयरन में जो जंग लगना, लोहे में जो जंग लगती है जिससे लोहा खराब हो जाता है, वो भी रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिस्ट्री है, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला आप लोग लिख लेना Fe2O3, और X मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, X मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, आगे जाके पढ़ोगे 12th में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, दिस इज आल्सो द केमिस्ट्री। मिल्क का कर्ड में चेंज होना केमिस्ट्री है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिस्ट्री है। बच्चों आपने देखा होगा कि केन शुगर, गन्ने के जूस को अगर आप सड़ने के लिए रख दो, गन्ने के जूस को अगर आप सड़ने के लिए रख दो तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है ना, पढ़ा है ना सर, उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है। फर्मेंटेशन होने के बाद ये जो केन शुगर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में, और ये इथाइल अल्कोहल से क्या ऑब्टेन्ड होता है, याद करो, विनेगर। सिरका ऑब्टेन नहीं होता, अरे अचार में डाला जाता है विनेगर। असली में विनेगर है क्या मेरे प्यारे बच्चों, विनेगर असली में है क्या, विनेगर असली में एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये भी केमिस्ट्री है। तो मिल्क का कर्ड में चेंज होना केमिस्ट्री है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिस्ट्री है, केन शुगर के अंदर फर्मेंटेशन होता है, इथाइल अल्कोहल मिलता है, फिर इथाइल अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, विनेगर मिलता है, दिस इज आल्सो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज है, हर जगह केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों। इस समय जो माहौल चल रहा है, कोविड का जो माहौल चल रहा है, उसमें आप जानते हैं ना केमिस्ट्री का सबसे बड़ा यूज कैसे यूज है, मैं बताऊंगा आपको। जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स जो हैं जिससे वो वैक्सीन बनाई जा रही है, वो कहाँ है, किससे आए, वो केमिस्ट्री से तो आए। अरे जो ड्रग्स को आप, जो इस समय गवर्नमेंट जिन ड्रग्स के कारण कोविशील्ड बना पा रही है, कोविड वैक्सीन बना पा रही है, वो सब है क्या, ड्रग्स है क्या। और ड्रग्स क्या है असली में, केमिकल्स, सही है। तो इस समय तो बहुत बड़ा मेजर यूज है केमिस्ट्री का। तो मिल्क का कर्ड में चेंज होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, केन शुगर के अंदर फर्मेंटेशन होना, ये सब केमिस्ट्री है। अच्छा ये भी केमिस्ट्री के एग्जांपल है, कुछ मैं बता रहा हूँ डेली टू डेली लाइफ में एग्जांपल्स है, ये भी केमिस्ट्री है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, डाइजेशन के अंदर जो आप खाना खाते हो, उस खाने को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना, ये भी केमिस्ट्री है। अरे आपकी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, वो भी केमिस्ट्री है। डाइजेशन भी केमिस्ट्री है। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं प्लांट में, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, कैसे करते हैं मुझे जरा बताओ। प्लांट में क्या होता है, वाटर कंबाइंड विद CO2 लाइट, है ना, आप क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, है ना, ये भी केमिस्ट्री है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी केमिस्ट्री है। हर जगह केमिस्ट्री है बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिस्ट्री है, मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना भी केमिस्ट्री है। असली में केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ते हैं। असली में हम केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, और हर मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम एटम कहते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम इन एटम और इन मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी को करते हैं। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, जो डाइजेशन है जिसमें आप खाना खाते हैं,
आप तो रॉ फूड खाते हैं, उसको कंज्यूम करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना भी केमिस्ट्री है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करते हैं जिसमें H2O कंबाइन विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, और वो ग्लूकोज बनाते हैं या फिर फ्रक्टोज बनाते हैं, साथ में वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, ये भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। अच्छा, आप केमिस्ट्री का यूज क्या क्या है जरा आप समझो मेरी बात। केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ है, ऐसे आप लोग बना लेना, केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ है। केमिस्ट्री का यूज है एक तो ड्रग में, सबसे ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है ड्रग, सही है, ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं इस समय लाइफ सेविंग ड्रग में भी यूज है केमिस्ट्री का। अच्छा, सोप में भी यूज है केमिस्ट्री का, डिटर्जेंट भी केमिस्ट्री का, पॉलीमर जो आप ये यूज करते हैं, पॉलिथीन है ना, टेरिलीन, ये सब भी क्या है, पॉलीमर, प्लास्टिक भी पॉलीमर, ड्रग में है, सोप में है, डिटर्जेंट में है, पॉलीमर है ना। बोलो कंक्रीट में, सीमेंट वगैरह ये कहां से, और ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। सीमेंट और ये सब क्या है, ये भी तो केमिस्ट्री है। पॉलीमर, डिटर्जेंट, सोप, ड्रग, बोलो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है। फूड में भी केमिस्ट्री है, जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं फूड, उनमें भी तो केमिस्ट्री है, उनमें भी तो केमिस्ट्री है। ड्रग हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इनमें भी तो केमिस्ट्री है। नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो। आप जो ये क्रैकर्स होते हैं ना यूज करते हो दिवाली पे, जो क्रैकर्स होते हैं ये भी तो केमिकल्स ही हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, ये सब एक्सप्लोसिव होते हैं। आप ये पटाखे नहीं चलाते, ये भी तो केमिस्ट्री है। बोलो क्रैकर्स जो होते हैं ये भी तो केमिस्ट्री है। ड्रग हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पॉलीमर हो गया, कंक्रीट हो गया, प्लांट फूड हो गया, बोलो जल्दी से, ये भी तो केमिस्ट्री है। अच्छा, आप जो ये घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं, इसमें जो बैटरी यूज होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, 12th में पढ़ोगे, लेड स्टोरेज बैटरी होती है, वो भी तो केमिस्ट्री है, वो भी तो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का बहुत सारी जगह यूज है, ये तो कुछ यूजेस लिखे हैं मैंने। केमिस्ट्री का यूज, पेपर जो बनता है ना, वो भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का बहुत सारी जगह यूज है। केमिस्ट्री का यूज है मेडिसिन में, इस समय तो सबसे ज्यादा मेडिसिन में, सोप में, डिटर्जेंट में, ये सब केमिस्ट्री है। अच्छा, सोप का एग्जांपल बताओ, चलो सोप का एग्जांपल बताओ, सोप का एग्जांपल बताओ। तो सोप का एग्जांपल है सोडियम स्टीयरेट, C17H35, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, याद कर लो, याद कर लो। सोप का एग्जांपल है सोडियम स्टीयरेट। और भी एग्जांपल याद करोगे सोप के? चलो अभी बता देता हूं, अभी याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, लिख लेना सिर्फ। एक सोडियम स्टीयरेट है, ये सब 12th में फिर दोबारा पढ़ोगे। सोप के एग्जांपल है बेटा, ये नाम याद कर लो सोप के। असली में सोप होता क्या, 10th पढ़ के आए हो, बताओ सोप क्या होता है। सोप क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम लोग लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं, फैटी एसिड भी बोलते हैं। अरे ऐसे सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम के ऐसे सॉल्ट जिसमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, इस आर वाला पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये काफी लॉन्ग चेन होती है, उसको बोला जाता है सोप। तो सोप के एग्जांपल बताओ, सोप के एग्जांपल बताओ। सोडियम स्टीयरेट है ना, सोडियम पाल्मिटेट, यहाँ लिखा बेटा मैंने, ये एग्जांपल लिख दिया। एक और सोप का एग्जांपल है सोडियम पाल्मिटेट, एक बार आईआईटी ने पूछा है ऐसा क्वेश्चन। एक और सोप का एग्जांपल होता है ग्लिसराइल ओलिएट, ग्लिसराइल ओलिएट, सोडियम पाल्मिटेट, ग्लिसराइल ओलिएट, ये सब सोप है। सोप याद रखोगे एग्जांपल कौन कौन से हो गए बताओ सोप के एग्जांपल। सोप के एग्जांपल हो गया सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पाल्मिटेट एंड ग्लिसराइल ओलिएट, है ना। अच्छा, मैं डिटर्जेंट के एग्जांपल बता रहा हूं। डिटर्जेंट का एग्जांपल एक याद रखना है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, याद लिख लेना, ये तो जर्नल बता रहा हूं।
ये तो मैं जनरल केमिस्ट्री बता रहा हूँ। सोडियम लॉरेल सल्फेट डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, 12th क्लास में आएगा ये दोबारा से। अच्छा, सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या होता है, मैं भी बता रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए। सोप और डिटर्जेंट में अंतर होता है, डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ना ये सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। एक एग्जांपल याद रखना है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। पॉलीमर में आप कह सकते हो प्लास्टिक वगैरह, ये सब पॉलीमर है, ये भी केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री के ही बाय प्रोडक्ट है। ये सब जो लिखा है ना ये सब केमिस्ट्री के बाय प्रोडक्ट है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट। मैं आपको बता दूं ये जी में आया हुआ है 2016 में, ये भी जी में आया हुआ है 2016 में, आईआईटी जी में आए हुए हैं 2016 में। तो सोप क्या है, सोप के एग्जांपल बता दो जल्दी से। सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, ग्लिसराइल ओलिएट। सोप होता क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम सोप कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसको सोप कहते हैं। अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट काफी बड़ा हो। अच्छा, ये वाला कार्बन वाला चेन जो है ये काफी बड़ी नहीं है, C17H35 वाला पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये सोप कहलाते हैं। और अगर सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट ले लोगे तो वो डिटर्जेंट कहलाते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट हैं, ये तो सब बाय प्रोडक्ट हैं। इतना नोट किया, डिटर्जेंट में लिख लिया सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, डिटर्जेंट में लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। ये सब नोट कर लेना अपनी कॉपी में ना, डिटर्जेंट में लिख लेना सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट। सल्फोनिक एसिड के बारे में बता दो, सल्फोनिक एसिड इसको कहते हैं SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं COOH। नहीं आता तो लिख लो, इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बेमतलब के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, है ना, इतना समय नहीं है, ये तो आज इंट्रोडक्शन है इसलिए बता रहा हूं। सल्फोनिक एसिड इसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, सही है, मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, सही है। तो असली में केमिस्ट्री इज वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। अच्छा, एक चीज और, केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा यूज मैं बताना रह गया, फर्टिलाइजर में है। फर्टिलाइजर भी केमिकल्स ही हैं, फर्टिलाइजर भी केमिकल्स हैं, ये भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है फर्टिलाइजर में। अच्छा, एक चीज बताओ, ड्रग में आ जाओ, ड्रग में आ जाओ। ड्रग में एक एनसीईआरटी में यूज दे रखा है, एनसीईआरटी में ड्रग का दे रखा है प्यारे बच्चों, है ना, एनसीईआरटी में ड्रग का दे रखा है। आपको मैं बता दूं ड्रग के बारे में, तो उसमें एक तो है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल are used in the therapy of cancer, are used, cisplatin and taxol are used in therapy of cancer। कैंसर के ट्रीटमेंट में आप दो चीजें यूज करते हैं, ये दो ड्रग। तो स्कूल में जब भी एग्जाम होगा ना तो ये पूछा जाता है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नोट कर लो, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल को यूज करते हैं कैंसर में। नीट में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूला ऑफ सिस्प्लेटिन। बेटा सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला लिख लो, सिस PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, बट ये अभी यूज नहीं होगा, 12th क्लास में आता है। नीट में पूछा था सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है, ये नीट के एग्जाम में पूछा। सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये होता है, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एनसीईआरटी में दे रखा है।
AZT अजाइडोथायमिडीन, ये वो ड्रग है जो यूज किया जाता है, यूज्ड बाय एड्स विक्टिम्स, जिनको एड्स होता है उनके द्वारा एक ड्रग यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं अजाइडोथायमिडीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। AZT इज ऑल्सो यूज्ड इन द बाय द एड्स विक्टिम। तो एड विक्टिम्स जिस ड्रग को यूज करते हैं वो कहलाता है AZT। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल जो यूज होता है वो थेरेपी ऑफ कैंसर में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्रग के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ लिख दूं, क्या देख रहा है? आपको मालूम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ड्रग में नहीं आता, ये ड्रग में नहीं आता, मैं अलग से लिख दूं। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से। तो सिस्प्लेटिन, ये तो आप लोग अभी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला तो अभी आपको 12th में समझ में आएगा, ये फॉर्मूला तो आपको 12th में समझ में आएगा। कौन सा चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक 12th का चैप्टर है, उसमें समझ में आएगा ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा ये फॉर्मूला 12th में। तो अभी आप इस पर बहस ना करें। अजाइडोथायमिडीन ये याद करना है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी याद करना है। रफ कर दूं? अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको मालूम है ये जो केमिकल है ये भी केमिस्ट्री है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाया भी केमिस्ट्री ने और इसे हटाया भी केमिस्ट्री ने, हर चीज केमिस्ट्री ने। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है? CF2Cl2 है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन is responsible for the depletion of ozone in stratosphere. Chlorofluorocarbon is responsible for depletion of ozone, और किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में? ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। एक और नाइट्रिक ऑक्साइड है ना बच्चों, ये सब बेसिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अच्छा, कौन से ये ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की कौन से इसमें लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर में है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन है ना, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो अब शुरुआत करते हैं कि मैटर क्या है। अब हम शुरुआत करते हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको कहते हैं क्या? मैटर। जैसे मान लो ये जो मार्कर है ना, ये भी मैटर है, इसका कुछ ना कुछ मास है और इसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रखी है, ये मैटर है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ लिख दूं, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस, हर चीज मैटर है। ये बोर्ड भी तो मैटर है, ये बोर्ड भी तो मैटर है, ये एसी भी तो मैटर है, हर चीज मैटर है। जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस होगा, वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ physical state of matter, on the basis of physical state of matter, हम मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? On the basis of physical state of matter, we divide into 5 parts। बेटा 5 parts में है ये, 5 parts में है वैसे ही। On the basis of physical state of matter, they are divided into 5 parts है ना। One is solid, other is liquid, third one is gas,
फोर्थ वन इज प्लाज्मा, कुछ ऐसा ही होता है, एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन, है ना। इनका कोई यूज नहीं है, बोस-आइंस्टीन का कोई यूज नहीं है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट पर के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई करें तो या तो एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन, इतने पार्ट में जिनका किसका यूज नहीं है, इन दोनों का कोई यूज नहीं है, नो यूज, है ना। हमारे इस लेवल पर इसका कोई यूज नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपसे पूछता हूँ, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ जगह घेरे तो वो तो कहलाती है क्या, मैटर। अब मुझे एक चीज बताओ, गैस कैसे मैटर है? गैस कैसे मैटर है? मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा, गैस कैसे मैटर है, बोलो जल्दी से, गैस कैसे मैटर है, मैं बताऊं? चलो सबसे पहले हम ये मेजर करते हैं कि गैस का मास कैसे होता है। एक एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरीके से एक वेइंग मशीन ले लिया है और एक तरफ हमने एक ऐसा बलून ले लिया जिसमें एयर है, और एक तरफ एक ऐसा बलून ले लिया है हमने जिसमें कोई एयर नहीं है, नो एयर। तो आप जरा ये देखेंगे, कुछ वेइंग मशीन है, आप ये देखेंगे कि इस वाले बलून का जो मास है वो ज्यादा होगा और इस वाले बलून का मास कम होगा, तो ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि एयर का कुछ ना कुछ मास होता है, एयर का कुछ ना कुछ मास होता है। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, कैसे मालूम चला कि एयर का मास होता है? मैंने आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा, गैस कैसे कंफर्म किया कि गैस भी एक मैटर है? तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक जगह बलून ले लिया, उसमें एयर भर दी, एक जगह दूसरा बलून ले लिया, उसमें कोई एयर नहीं भरी। तो आप देखेंगे ये वाला जो बलून है इसका मास ज्यादा है, तो जो मान लो इसका वेट है W1, इसका वेट है W2, तो W2 में से अगर आप W1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ एयर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मास ऑफ एयर? तो एयर का मास होता है, एयर का मास होता है, मैं प्रूफ तो कर रहा हूं, एयर का मास होता है ना। कैसे पता किया? अब जरा मुझे एक चीज बताओ, एयर हम ये कैसे माने एयर एक स्पेस कवर करती है? मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आपने देखा होगा घर में जब आप नहाते हैं तो बाल्टी होती है, उस बाल्टी में आप मग को ऐसे करते हैं, मग को ऐसे करके ले जाते हैं अंदर, ले जाते हैं ना, ले जाते हैं ना। तो आप देखेंगे वो मग के अंदर एयर होती है, वो एयर रजिस्ट कर रही होती है पानी को अंदर आने में, पानी को अंदर नहीं आने देती। आप जरा देखना, ऐसे करना, आज नहाते वक्त आप ऐसे करना, एक मग लेना और उसको ऐसे ले जाना बाल्टी के अंदर। तो आप देखेंगे जब बाल्टी के अंदर ऐसे ले जाएंगे तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो एयर उसके अंदर है एयर, और वो एयर पानी को रेजिस्ट करती है। फिर आप जानते क्या करते हैं, आप थोड़ा सा उसे टिल्ट करना, थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा ऐसे मोड़ना, तो आप देखेंगे पानी उसके अंदर जाने लगेगा, और पानी अंदर जाने लगेगा तो एयर उसमें से बाहर निकल के ऊपर की तरफ आने लगेगी बबल के फॉर्म में। देखा कि ऐसे बबल के फॉर्म में आने लगती है। अरे आपने ऐसे मग डालो पानी में, जब पानी में आप ऐसे मग डालोगे तो मग के अंदर एयर होती है, वो एयर रेजिस्ट करती है पानी को, बाल्टी में जो पानी है उसको रेजिस्ट करती है। जैसे आप उस मग को टेढ़ा कर देते हैं तो उसमें से एयर निकलने लगती है। एयर हल्की होती है, वो कहाँ आ जाती है? ऊपर। जो हल्का होता है वो ऊपर आता है, सही है, और पानी उसके अंदर एंटर करने लगता है। तो आपने देखा होगा बुलबुले से निकलने लगते हैं, बुलबुले से निकलने लगते हैं। ये चीज कंफर्म करती है उस मग के अंदर एयर थी और एयर ने कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा था, तभी तो वो किसको नहीं आने दे रही थी? पानी को नहीं आने दे रही थी। नहीं समझे? आपने जैसे ही उस मग को अंदर डिप किया तो उस मग के अंदर जो एयर थी, उस एयर ने वाटर को अंदर आने से मना कर दिया, और जब वाटर को अंदर आने से मना किया तो वो अंदर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि एयर ने स्पेस ऑक्युपाई कर रखी थी। और जैसे ही आप उसको मग को टिल्ट करते हैं तो वो एयर तो क्या कर जाती है, उसमें से निकल जाती है। जैसे ही एयर निकलती है वाटर अंदर एंटर करने लगता है। तो ये बचपन में एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग करते थे, सही है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड, है ना, मैटर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन सॉलिड। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना सॉलिड की डेफिनेशन बहुत गलत बताते हैं। सॉलिड की डेफिनेशन की जगह वो उनकी प्रॉपर्टीज को बताना चालू कर देते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। दे आर क्लोजली पैक्ड, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते अपनी पोजीशन से, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, उनमें गैप और वॉइड बहुत कम होते हैं। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करते हैं, ऑर्डर्ड, और एक मतलब एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को?
तो ये सॉलिड की डेफिनेशन नहीं है। हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, सुन रहे हैं, जिसका ध्यान रखें, हर वो चीज, मैं पहले आपको बता दूं डेफिनेशन आप लोग लिख लो, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं पहले सॉलिड की। एनीथिंग that has melting point above room temperature, कोई भी ऐसी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो, सुन रहे हैं, हर वो चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव हो। अच्छा आप बोलेंगे अब रूम टेम्परेचर क्या है सर? रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। अच्छा मैं समझा देता हूं, अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 273 ऐड कर दीजिए। ये सब मैं आपको अगले टर्म पे सिखाऊंगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा हर वो चीज, जैसे मान लो ये अभी रूम टेम्परेचर है, ये पेन अभी सॉलिड है, ये पेन सॉलिड है ना, मान लो आप इसे टेम्परेचर देते जाओ, कभी तो लिक्विड में आएगा। हर वो चीज जिसको रूम टेम्परेचर पर से ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, हर वो चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? सॉलिड होगी। अरे भाई ये जो मार्कर है कभी ना कभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट रूम टेम्परेचर पे ये क्या है बताओ? रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये सॉलिड है। हर वो चीज सॉलिड मानी जाती है जो रूम टेम्परेचर से जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो उसको सॉलिड माना जाता है। हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। समझ गए पहली बात? अगला पॉइंट, सॉलिड की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज सो स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो बेटा ये एक दूसरे मोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मोशन नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती हैं, पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल के बीच में वॉइड और गैप बहुत कम होता है। इनके पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इनके पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ये अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। बेटा इनके अंदर जो वॉइड कहा जाता है केमिस्ट्री में गैप को, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड हर वो चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है वो हर चीज सॉलिड है। और सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सुन रहे मेरी बात? सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, जी आपको मालूम है? सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड की एक डेफिनेट शेप है, सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम है। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है और जो वॉइड है वो बहुत कम होता है। हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो एनीथिंग दैट हैज मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर इज सॉलिड। मैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज सो स्ट्रॉन्ग, है ना? इस पर आप अंडरलाइन कर देना, ऐसे सर्कल बना देना। बेटा मैं जो चीज इंपॉर्टेंट लिखता हूं ये है डेफिनेशन सॉलिड की। सॉलिड की डेफिनेशन बच्चों ये है, सॉलिड एनीथिंग दैट हैज मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर इज सॉलिड। हर वो चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है वो सॉलिड है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हर चीज। ये बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉलिड दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड दिखाई देगी।
तो हर वो चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा वो सॉलिड होगा, और सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जरा मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, आप नोट करते चलना। इन सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड। सही बात है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत टाइटली और क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? उसके पीछे रीजन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो सुन रहे हैं, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनके अंदर जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। इस गैप को ही हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। गैप बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, वॉइड बोल लो। गैप बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, वॉइड बोल लो। तो सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस किस में होती है स्ट्रांग? सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं सॉलिड में। सुन रहे हैं? सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड रहते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, 2 हो गए, लिख लिए 2। अगला द गैप और void between the particles, the gap or void between the particles is tiny। जब इनके बीच में गैप बहुत कम होता है पार्टिकल, hence, यहां नोट करना, hence difficult to compress, इसीलिए सॉलिड को प्रेस डिफिकल्ट टू कंप्रेस, उनको दबाया नहीं जा सकता। अरे उनके बीच में स्पेस ही नहीं होती खाली, इसीलिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बीच में जगह ही खाली नहीं है। जब जगह ही खाली नहीं है तो वो दबाए नहीं जा सकते, उन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो सॉलिड क्या है? एनीथिंग दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर, उसको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड के अंदर जब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में गैप और वॉइड बहुत कम होगा, गैप और वॉइड बहुत कम होगा, हेंस इनको डिफिकल्ट है कंप्रेस करना, इसीलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड हैव फिक्स्ड shape and volume, solid है fixed shape and volume, solid का fixed shape और volume होता है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4th, जो मैं लिखा रहा हूँ लिख लो। 5th पॉइंट, ड्यू टू rigid nature particle in solid vibrate at mean position, अपनी पोजीशन पे उछलते कूदते रहते हैं, मूव नहीं कर सकते इधर उधर। सॉलिड में पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकते। सॉलिड ड्यू टू रिजिड नेचर, रिजिड मतलब फिक्स्ड, कंप्रेस नहीं किया जा सकता जिसको, उनकी वजह से सॉलिड में पार्टिकल सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। सॉलिड का रिजिड नेचर की वजह से पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। जबकि लिक्विड में पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। गैसेस में पार्टिकल एक दूसरे से बंधे भी नहीं होते। सॉलिड में पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही हिल सकते हैं, लिक्विड में पार्टिकल मूव कर सकते हैं बट एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। गैसेस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, फ्री है वो एक दूसरे की फोर्सेस से, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए सॉलिड का जो लिक्विड जो होता है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है, बट लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। समझे? सॉलिड में पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोल कर जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसीलिए लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बट लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये इतने पॉइंट नोट किए, इतने पॉइंट नोट किए जल्दी से।
जल्दी से नोट कर लो, इतना पॉइंट नोट कर लो। बाकी आपको इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, सॉलिड के आपको एग्जाम्पल मालूम होंगे, सॉलिड के एग्जाम्पल आपको मालूम होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ कि सॉलिड, एक डिफ्यूजन वर्ड आता है, डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन का मतलब जैसे मान लो अगर आप एक रूम में स्प्रे कर दो, एक रूम में आप स्प्रे कर दो, परफ्यूम स्प्रे कर दो, तो आप देखोगे रूम के अंदर जो गैसेज हैं और स्प्रे के कारण जो गैसेज आई हैं वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, और ये मिक्सिंग बहुत फास्ट होती है। तो गैसेज की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की, तो गैसेज शो करती हैं डिफ्यूजन। सही है। अगर आप लिक्विड में एक मग ले लें या एक जार ले लें जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसमें एक इंक की ड्रॉप डाल दें तो पूरा पानी नीला हो जाएगा, इसको भी डिफ्यूजन कहते हैं। तो लिक्विड की भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन करने की, बट सॉलिड की टेंडेंसी बहुत बहुत कम होती है। मतलब सॉलिड को डिफ्यूजन करने के लिए सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने इस बोर्ड पर एक लाइन खींच दी है इंक की, ये लाइन अभी आप रफ करोगे रफ हो जाएगी, अभी रफ हो जाएगी, मतलब एक के पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल से मिक्स हो जाएंगे, यही तो कहलाता है डिफ्यूजन। एक के पार्टिकल दूसरे से पार्टिकल से मिक्स हो जाए। अब इस लाइन को मैं 1 साल तक लिखे रहने दूं, जब मैं 1 साल तक इसको लिखे रहने दूंगा तो मैं जब रफ करूंगा तो ये पूरी रफ नहीं होगी, कुछ कालापन आ जाएगा इधर, और वो कालापन इसलिए आ जाएगा क्योंकि बोर्ड के जो पार्टिकल है और इस लाइन के जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो सॉलिड में डिफ्यूजन होने के लिए सालों लग जाते हैं, बट लिक्विड में डिफ्यूजन तुरंत होता है, और गैसेस में तो डिफ्यूजन और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अरे भाई इस कमरे में मैं 2 गैसेस ले लूं अलग अलग कलर की और दोनों को मिक्स कर दूं तो वो तुरंत मिक्स हो जाएंगे ना, तुरंत मिक्स हो जाएंगे। उसी तरीके से 2 लिक्विड को मैं अगर मिक्स करने की कोशिश करूं, एक को दूसरे में डिफ्यूज करने की कोशिश करूं तो वो भी टोटली जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। बट सॉलिड के केस में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। आप लोग एक पॉइंट लिख लेना, सॉलिड के केस में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। मतलब इस बोर्ड के पार्टिकल और इस इंक के पार्टिकल को आपस में मिलने में लगभग सालों लग जाएंगे। तो सॉलिड में डिफ्यूजन होता तो है बट बहुत कम होता है। असली में डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है? गैसेस की। तो आप जब गैसेस स्टेट एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना पड़ेगा। गैसेस के अंदर डिफ्यूज होने का रेट होता है, कौन सी गैस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी, कौन सी गैस कम तेजी से डिफ्यूज होगी। सो सॉलिड के अंदर पार्टिकल अपनी पोजीशन में मूव करते हैं, सही है, वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। सुन लिया मेरी बात ध्यान से। अब आप बात करो लिक्विड की, तो नोट करो लिक्विड, जल्दी से नोट करो लिक्विड, लिक्विड नोट कर लो। तो अब हम डाल रहे हैं हेडिंग लिक्विड है ना। तो सबसे पहले लिक्विड की डेफिनेशन, anything that has melting point below room temperature and boiling point is above room temperature। हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो और जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। बात समझो, जैसे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, बोलो। और हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। तो अगर वो रूम टेम्परेचर से कम है तो वो रूम टेम्परेचर से अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो रूम टेम्परेचर पे जब वो आएगी तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। भाई अगर आइस को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो तो वो सॉलिड है ना, आइस क्यूब्स हैं। और अगर आप उनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो आइस क्यूब्स को, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो आइस क्यूब को, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लोगे तो वो वेपर स्टेट में आ जाएंगे, मतलब गैस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। अगर रूम टेम्परेचर से कम है मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट अभाव है रूम टेम्परेचर के। समझ गए? हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। जैसे ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ना, इस टेम्परेचर पे लिक्विड है। मान लो अगर मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाऊं तो ये फ्रीज हो जाएगा। तो
जो हर वो चीज लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर से जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ना तो वो चीज लिक्विड होगी रूम टेम्परेचर पे। समझ गए? बोलो बोलो। अगर किसी का रूम टेम्परेचर से कम है मेल्टिंग पॉइंट तो वो हर चीज लिक्विड होगी रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली हेल्ड तो होते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था लिक्विड के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, बट एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से ज्यादा होती हैं। लिक्विड को भी डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना। आपने देखा होगा लिक्विड का पाउच लेते थे ना, पानी का पाउच, उस पानी के पाउच को अगर आप ज्यादा दबा दोगे तो पानी का पाउच फट जाता था। लिक्विड को भी कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। असली में कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ना वो लिक्विड की भी नहीं होती, सॉलिड की भी नहीं होती, वो सिर्फ एक की होती है, गैस की। गैसेस को बहुत इजीली कंप्रेस किया जा सकता है बट सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड से वीक होती हैं, गैसेस से स्ट्रांग होती हैं। लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर मोशन कर सकते हैं, दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। वो मूव कर सकते हैं बट एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डाल दोगे उसकी शेप ले लेगा, बट उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, उनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट वो शेप वही ऑक्यूपाई कर लेंगे जो कंटेनर की शेप है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे पे मूव कर सकते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। सही है? लिक्विड को भी डिफिकल्ट है कंप्रेस करना। लिक्विड बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। मैं ये सारे पॉइंट आपको बता रहा हूं। यहां पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पार्टिकल्स आर लेस टाइटली हेल्ड or pegged as compared to solid। सही बात है, बताओ? as compared to solid, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स लेस टाइटली हेल्ड होते हैं as compared to solid। सही है। सेकंड पॉइंट, लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। दो पॉइंट हो गए। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम but not definite shape, but not a definite shape। उनकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबा देना, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। उसके पीछे रीजन है उनके बीच में फ्री स्पेस कम होती है। लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस because has less space between them। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है बिटवीन देम। कितने पॉइंट हो गए? 1 2। हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। हर वो चीज लिक्विड है। हम हर चीज को किस पे मेजर करते हैं? रूम टेम्परेचर। अच्छा, क्या आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करते हैं क्या? अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करेंगे तो वो तो वेपर में चला जाएगा। हर वो चीज लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। समझ गए? हर वो चीज सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। लिक्विड के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना प्यारे बच्चों, लिक्विड के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो सॉलिड से कम होता है, वो सॉलिड से ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर एक इंक को पानी में डाल दोगे तो तुरंत फैल जाती है ना, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। एक के पार्टिकल दूसरे के पार्टिकल में मिक्स हो जाना। लिखा दो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इतना तो नहीं पूछा जाना प्यारे बच्चों, फिर भी मैंने बता दिया। रेट ऑफ डिफ्यूजन
हायर देन सॉलिड, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हायर देन सॉलिड होता है। सुन लिया? इतने पॉइंट है लिक्विड के बारे में। लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है। कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेस करना जो है, ये प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। अब मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा लिक्विड क्या है, वो तो आप लिख सकते हो, लिक्विड के एग्जांपल तो आप लिख सकते हो, लिक्विड के एग्जांपल आप लिख सकते हो। सुन रहे हो ना प्यारे प्यारे बच्चों, लिक्विड के एग्जांपल तो आप लिख सकते हो। लास्ट रह गया गैसेस, है ना। गैस क्या होती है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है तो वो चीज गैस होगी। कोई भी ऐसी चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है तो वो गैस होगी। अगर मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो गैस नहीं होगी, और अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है तो वो गैस होगी। जैसे CO2 गैस है, क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। हर वो चीज गैस होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो होगा रूम टेम्परेचर। सुन लिया? दूसरी पॉइंट ये है कि गैसेस के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, गैसेस में पार्टिकल एक दूसरे से बंधे नहीं है, आजाद है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। गैसेस में पार्टिकल एक दूसरे से बंधे नहीं है, वो एक दूसरे से आजाद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होती। लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे में मूव तो कर सकते हैं बट एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। बट गैसेस के अंदर पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो आजाद है, जिसकी वजह से उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होती। गैसेस के बीच में पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उनके पार्टिकल्स टोटली उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय मोशन, जो एनर्जी मॉलिक्यूल पजेस्ट करते हैं अपने मोशन की वजह से। तो सबसे ज्यादा मोशन किसके अंदर है? सबसे ज्यादा मोशन किसके अंदर है? गैसेस के पार्टिकल के अंदर। तो गैसेस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड देन सॉलिड। सही है? गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के पार्टिकल को आप कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों भाई कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? उनके बीच में बहुत ज्यादा जगह है तो उनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैसेस की ही प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। और गैसेस, एक गैस दूसरी गैस में बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस बहुत ज्यादा डिफ्यूजन शो करती हैं। तो गैसेस के अंदर एक तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। गैसेस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। सुन लिया ध्यान से? बस इतना ही लिखना है। तो गैसेस लिखने, गैसेस particles are far apart from each other। एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। जल्दी से नोट करो। नाइदर फिक्स्ड शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस हैव हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है? गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, गैसेस कंप्रेस कैसे हो जाती है?
गैसेस इसलिए कंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनके बीच में, गैसेस इसलिए कंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। सही है, गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करते हैं, गैसेस को कंप्रेस करके सॉलिड में नहीं कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा है, गैसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दो, उनका टेम्परेचर बहुत कम कर दो, आपके घर में जो सिलेंडर होता है ना, घर में आपके जो सिलेंडर होता है उसमें आपने देखा होगा गैस लिक्विड स्टेट में होती है। रीजन है बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के गैसेस को आप कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में ले आते हो। तो गैसेस के अंदर वो कंप्रेसिबिलिटी होती क्यों है? उसका रीजन है गैसेस में बहुत ज्यादा गैप होता है, उनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत कम अट्रैक्शन शो करते हैं, टोटली आजाद होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एक तरीके से नेग्लिजिबल है, वो आजाद है, फ्री है, जिसकी वजह से ना तो उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना उनकी फिक्स्ड शेप होती है। गैसेस की एक बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन करने की, और गैसेस की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कंप्रेस होने की। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, है ना बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। आप मुझे बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर पहला वाला। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा बताया, बट ये वाली डेफिनेशन बहुत है कि कोई भी वो चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे कम है, अगर मान लो कोई भी चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे कम है तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। कोई भी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो सॉलिड होगी। कोई भी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है तो वो लिक्विड होगी। नोट कर लेना ये डेफिनेशन बच्चों, ये डेफिनेशन नोट कर लेना प्लीज। ओके, थैंक यू।